मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव व वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थीं। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, मतलब डेजर्ट से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षोवनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं और एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। आगे देखिए, अमेज़न बेसिन में जीवन। अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखेंगे 6.2, ये वाला जो मैप है। ओके, 6.2। अब आगे चलते हैं। ध्यान दें कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। देखते हैं, इक्वेटर, ये देखिए यहाँ पे अमेज़न बेसिन स्थित है। ठीक है, अब अपने पैराग्राफ पे वापस आइए। तो हमने क्या देखा कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंत महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो ये मुहाना की डेफिनेशन हुई। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। मीन्स माउथ। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से उपवाहित होती है। क्या आप कुछ और बेसिन जो इसमें स्थित है उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? ये आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखते हैं ये लेफ्ट में ब्लू बॉक्स, क्या आप जानते हैं जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य में अमेज़न्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेज़न पड़ा। आगे देखते हैं येलो बॉक्स, वहीं लेफ्ट हैंड साइड पे सहायक नदियों की डेफिनेशन है। ये आपको पूरा बॉक्स याद करना होगा। ये छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में के पानी को बहाकर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली लाइन, कि कौन सा बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो अमेज़न बेसिन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पेज पे चलिए, जलवायु। जैसा कि आप जानते हैं अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम हवा जलवायु रहती है। क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास है तो इसलिए गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है क्योंकि बहुत स्वेटी मौसम होता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता मीन्स ह्यूमिडिटी वैसी ही बनी रहती है। आगे देखिए वर्षावन।
इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत्र सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड एवं ब्रोमीलाड पैदा होते हैं। वर्षा वन के प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपको सारे ऐसे पक्षियों के नाम याद करने हैं, फिर ये पौधों के नाम याद करने हैं, ऑर्किड एवं ब्रोमीलियाड। फिर आगे हम अभी और रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सबके नाम आपको बहुत अच्छे से लर्न करने होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टेपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न जातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। अब यहाँ पे देखते हैं ये ब्लू बॉक्स राइट हैंड साइड में, क्या आप जानते हैं? तो ब्रोमीलियाड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, स्टोर करके रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। अब आगे चलते हैं। वर्षा वन के निवासी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, तो ऐसी ही महिलाएं अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर ही पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडाकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नगरीय फसल भी यहाँ उगाई जाती है। कैश क्रॉप्स है, तो ये 3 आपको याद करने होंगे, और बाकी उनके जो वो और मैंने जो भी पढ़े वो सब आपको याद करने होंगे। अब ये हम देखते हैं एक बारी, ये लेफ्ट में ब्लू बॉक्स। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़ों को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो ये आंसर आपको याद करने पूरी डेफिनेशन है कर्तव्य दहन पद्धति की। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलौका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। चित्र 6.6 ये वाला। वर्षा के कारण
मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है। एफ सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। ओके, डिफॉरेस्टेशन हो जाती है यहाँ पर। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पढ़ेंगे। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये 6.8 में आपको ये पूरे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का ये मैप आपको दिखेगा। ओके, वापस आइए पैराग्राफ पर। यह बेसिन उपोषण में 10 उत्तर से 30 उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें उपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ और सहायक नदियां भी आप ढूंढ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। अब भारत का मानचित्र देखिए और उन राज्यों के नाम बताइए जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। देखिए, वापस आइए अपने इसमें 6.8 वाले मैप पे। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये सब, है ना। ये देखिए ये सब। ओके, चलिए वापस अपने पैराग्राफ पे आते हैं। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। ओके, तो जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन देखते हैं। ये येलो बॉक्स लेफ्ट हैंड साइड में। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102। और ये ऊपर वाला आओ कुछ करके सीखे। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए। ओके, तो वापस आइए अपने पैराग्राफ में। यहाँ पर थे हम। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। ओके, जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा हुई होती है। ओके, यहाँ उगाए जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। तो ये आपको नाम याद करने होंगे। धान के साथ साथ गेहूँ, मक्का, ज्वार और बाजरा। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। तो यहाँ के कैश क्रॉप्स क्या है? गन्ना और जूट। तो अमेज़न बेसिन के क्या थे कैश क्रॉप्स? कॉफी, मक्का और कोको। ओके, तो ये आपको याद रखने होंगे। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम में कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंड ढलान वाले पर्वतों या पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, धान की कृषि हो रही है 6.9 में और 6.10 में आसाम में चाय बागान। आगे चलिए नेक्स्ट पेज। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। अब आपको ये वन्य जीव के नाम भी याद करने होंगे। इनमें हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं।
रोहू, कटला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। ओके, ये देखिए आप 6.11 में देखिए एक सींग वाला गैंडा, फिर 6.12 में आप मगर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या आप जानते हैं, ये राइट हैंड साइड में ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। आगे देखिए, ये नेक्स्ट वाला ब्लू बॉक्स भी पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ फ्रेश वाटर में ही सरवाइव करती है, इसलिए गंदे पानी में नहीं रह सकती। झील जीविका का साधन, एक केस अध्ययन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वैलिनेरिया हाइड्रेला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफी मछलियां हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। ये देखिए, आप पिक्चर देख सकते हैं, प्रदूषित झील। चलिए अब ये ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। क्या आप जानते हैं, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट के किनारे पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। अब ये फिर से एक ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ नमामि गंगे नाम लिखना होगा। और ये देखिए चित्र 6.13, गंगा नदी के तट के स्थित तट पर स्थित वाराणसी शहर। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसी कई दर्शनीय स्थल हैं। तो यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।